अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बजट का। गवर्नमेंट को हर माली साल के लिए बजट बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं और ये पब्लिक फाइनेंस का हिस्सा है। डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बजट बच्चे अंदाजा होता है। इसमें हमें दो बातें डिसाइड करनी होती है मेनली। फर्स्ट वन, पब्लिक रेवेन्यू, सिंपल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं या इसको हम रिसीट्स भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जैसे डिफेंस में करने हैं, लॉ एंड ऑर्डर में करने हैं, फॉरेन अफेयर्स में करने हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे एटसेट्रा। इनकी सूरत में पेमेंट्स होती हैं। जो पब्लिक के रेवेन्यूज हैं या गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, कलेक्शन के लिए मेन दो सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। फर्स्ट वन है टैक्स रेवेन्यू, सेकंड वन है अदर देन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और अदर देन टैक्स रेवेन्यू अदर सोर्सेज हैं। इसी तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, और सेकंड वन कहलाते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। वालेकुम सलाम।
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में बच्चे हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, जैसे रोड, या इसको मैं अगर मेन वर्ड यूज करके एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गया, जैसे ब्रिज बनाना, मोटरवे बनाना, इसके अलावा अंडर पासेस हो गया, फ्लाईओवर हो गया, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेलवे लाइंस हो गया, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। इसी तरह से गवर्नमेंट को प्लाजा, बिल्डिंग्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करती है। एटसेट्रा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में हो गया एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए बच्चों को किताबें फराहम कर दी गई। हॉस्पिटल में अद्वियात की जरूरत थी तो वहां पे आपने मेडिसिन प्रोवाइड कर दी। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह, इसी तरह से स्पोर्ट्स, एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मेनली हमने कितनी कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया बच्चे? मेनली 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन डेवलपमेंट एंड सेकेंड वन नॉन डेवलपमेंट। गॉट इट? एवरीथिंग इज क्लियर? बजट बच्चे गवर्नमेंट को हर माली साल, जैसे 2025 का ये ईयर, फिस्कल ईयर, गवर्नमेंट ईयर भी जिसे हम कहते हैं, माली साल पाकिस्तान का 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे एंड हो जाता है। इस साल में होने वाले जितने भी अखराजात हैं, गवर्नमेंट को सबसे पहला काम, ये मैं इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में करना है। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा, क्या आप हमें बताएं पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करे या पहले रेवेन्यू कलेक्ट करे या उसके लिए प्लान बनाएगी? नहीं, गवर्नमेंट ने पहले अपने एक्सपेंडिचर्स का प्लान बनाना है। हमें एक्सपेंस क्या क्या करना है। जैसे लेट्स सपोज मैं और आप, मेरे और आपका बजट मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट का बजट बहुत डिफरेंट है, बट हम कंपैरिजन भी सीखेंगे कि एक इंडिविजुअल या एक प्राइवेट पर्सन का बजट और गवर्नमेंट का बजट, लेकिन हम उसको थोड़ा सा चेंज करके जरा डिस्कस करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि एक ऑफिस बनाए, बैरून मुमालिक की कंपनी है और वो आपको कह देती है, आप में से किसी भी बच्चे को, कि आप अपना ऑफिस बनाएं, ऑफिस बनाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसका बजट बना के हमें बताएं, हम बजट रिलीज करेंगे, मींस टू से आपको पैसे सेंड करेंगे, फिर आप उससे अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स को मीट कर लेना। आप कहेंगे कि एक पहले हमें ऑफिस के लिए एक लोकेलिटी पे एक ऑफिस लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर को कहना होगा और उसे कमीशन देना होगा। जब वो हमें कोई ऑफिस प्रोवाइड कर देगा, फिर हमें उसकी सिक्योरिटी भी 2 से 3 माह का किराया भी देना होगा, फिर 1 माह का किराया एडवांस में रेंट पे करना। इसी तरह से हमें टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, वहां पे नेटवर्किंग करनी है, केबल्स वगैरह चाहिए होंगी, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना हो सकता है, एसी सिस्टम चाहिए होंगे, कि इस किस्म के आप तमाम बजट्स कैलकुलेट करके और फिर बताएंगे जी हमें इतने पैसे भिजवा दीजिएगा, हम ऑफिस ओपन कर देते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को भी पहले अपने एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करना है और एक्सपेंडिचर्स के लिए वो हर डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं कि आप अपने आइंदा माली साल के अंदर होने वाले अखराजात के हमें प्लान बना के भेजें, बजट बना के भेजें कि आपको कितना पैसा चाहिए।
कितना रिक्वायर्ड है, हम आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने पैसे हम देंगे, वो बना के भेजेंगे कि सैलरीज के लिए इतने पैसे चाहिए। जैसे एजुकेशन की मैं बात कर दे तो किताब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके लिए इतने पैसे हमें चाहिए, एडमिन स्टाफ के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, वालेकुम अस्सलाम, बच्चों को अगर कोई पैसे देने पड़ते हैं स्टाइपेंड वगैरह तो उसके लिए इतने चाहिए, फूड के लिए इतने चाहिए, एटसेट्रा, दिस एंड दैट, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। उसके मुताबिक फिर उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट फिर टैक्सेस इंपोज करती है, या वो टैक्स से इकट्ठा होगा या अदर देन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में हम कहते हैं टैक्सेस को दो तरह से बाइफरकेट करते हैं। हम कहते हैं टैक्स मेनली दो तरह से होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन हो। On the other hand, indirect tax incidence and impact on different persons। लागू तो एक पे हुआ लेकिन बोझ किसी दूसरे ने बर्दाश्त किया, ऐसा इनडायरेक्ट। और अगर लागू और बोझ भी सेम पर्सन उसी ने बर्दाश्त किया, लागू भी उसी पे हुआ, इंपैक्ट भी उसी पे ही आएगा फाइनेंशियल। जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? वेल्थ टैक्स जिसकी प्रॉपर्टी उसी पे इंपोज हुआ, उसी को भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरर पे लागू हुआ, एंड यूजर को बियर करना है। इसी तरह से वैट वैल्यू एडेड टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और उसके बाद बचे अदर देन टैक्स रेवेन्यू। आपने लॉ की वायलेशन की, फी इंपोज कर दी जाएगी, फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। क्या है? अदर देन टैक्स रेवेन्यू। आप कोई सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो आपको एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जैसे टूल टैक्स की अमाउंट होगी। इसी तरह से अगर आप कंपनी ओपन करवाना चाह रहे हैं, एक फी आप पे इंपोज हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो आपसे एक सर्विस चार्जेस ले लिए जाए। ये क्या हो गया? अदर देन टैक्स रेवेन्यू। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात को पढ़ते चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये हमारा मेन टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। इसका मतलब पब्लिक फाइनेंस किसकी ब्रांच हुआ? इकोनॉमिक्स की, जो हमें यह बताता है कि क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? तरीकेकार। किसका तरीकेकार? किसको कलेक्ट करना है? किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट के एक्सपेंडिचर्स हैं, और स्टेट के एक्सपेंडिचर्स को उन्हीं पैसों से जो स्टेट के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका ही हक है ना। एंड देयर स्पेंडिंग्स, और फिर उसके मुताबिक क्या करने हैं? अखराजात, ताकि वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना।
पब्लिक फाइनेंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा? 2 हिस्सों में। शाबाश, कितने हिस्सों में डिवाइड करने? 2 हिस्सों में डिवाइड। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा? शाबाश। और दूसरा जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल मूव करते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं ना, बजट बजट 2 तरह का होता है। मैं लेट्स सपोज एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। एक होता है बजट, चले पहले हम कहते हैं इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू किसके इक्वल हो गए? अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल ना हो तो क्या होगा? अब डिसइक्विलिब्रियम की क्या रीजन हो सकती है? क्या हम रीजन तो भी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम कहते हैं इसकी टाइप्स फर्दर कितनी तरह के हो सकते हैं। 2, एक हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रेटर हो एक्सपेंडिचर से, या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि रेवेन्यू लेस देन एक्सपेंडिचर हो जाए बच्चे। अच्छा, अगर ये सिचुएशन हुई तो इसे हम बोलेंगे सरप्लस, और अगर ये सिचुएशन हुई तो क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो ये बजट जो हम बना रहे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करने वाले, ये तो कैसे मूव करेगा? साइड बाय साइड। अब ये दोनों बातें देखिएगा, विच गो साइड बाय साइड, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये क्या हूं। अब समझ आ गई बात? ये जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा? डिसइक्विलिब्रियम। या रेवेन्यू ज्यादा होंगे या एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए कौन सा बजट होता है नॉर्मली? डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए नॉर्मली डेफिसिट बजट होता है। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन अब हम जरा थोड़ी सी ज्यादा प्योरीफाइड फॉर्म में बात करें। कौन सा बजट होता है नॉर्मली? समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सिंपली पब्लिक फाइनेंस स्टडी है कैसे लोग या कैसे पब्लिक के रिसोर्सेज को जनरेट किया जाता है ताकि उन्हें एलोकेट किया जाए वेलफेयर के कामों के लिए, टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अच्छा बच्चे, अब डेफिनेशन, पब्लिक फाइनेंस स्टडी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मुश्किल बात तो नहीं है। पब्लिक अथॉरिटीज की इनकम और पब्लिक अथॉरिटीज के एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन करना, स्टडी करना और डील करना विद एडजस्टमेंट देयरिन। क्या मतलब? अब डेफिसिट हो गया, खसारा हो गया, अब इस खसारे को पूरा करना है, कहां से पूरा करें? हो सकता है हमें डेट फाइनेंसिंग करनी पड़े। अच्छा, अब डेट फाइनेंसिंग करनी है तो डेट फाइनेंसिंग के सोर्सेज क्या है हमारे पास? हमें यह देखना है, या हमारे पास नहीं, इक्विटी नहीं, या हमारे पास इंटरनल सोर्सेज होंगे या हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे। तो बच्चे, डेट फाइनेंसिंग से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर डेफिसिट हो जाए। तो डेफिसिट के लिए डेट फाइनेंसिंग, और डेट फाइनेंसिंग के लिए इंटरनल मींस हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही ले लें, या एक्सटर्नल सोर्स IMF, या कोई और ऑप्शन हो सकती है, वो देखना पड़ेगा। तो ये एड्रेस करता है उन क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे गवर्नमेंट रेज करती है फाइनेंस बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। ये बात भी हम कहां डिस्कस करने वाले हैं? पब्लिक फाइनेंस के अंदर। क्लियर हो गया? देखिए, अगर तो हमारा बजट है सरप्लस, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान। भाई, एक्सेस में पैसा है तो कहां इन्वेस्ट करें? और अगर डेफिसिट है तो फिर डेफिसिट के लिए
फाइनेंसिंग कहां से, फाइनेंस कहां से रेज करें, कि दोनों सिचुएशंस चाहिए। अगर एक्सेस हो गया तो इन्वेस्ट करना है, अगर डेफिसिट हो गया तो फाइनेंस कहां से रेज करना है। ये दोनों बातें हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, पब्लिक फाइनेंस के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस डील करती है किसके साथ, इनकम के साथ, और किसके, गवर्नमेंट के। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर इट हैज अ वाइडर रोल, इसका रोल इतना नैरो नहीं है जितना हमने अभी डिस्कस किया है, तो बड़ा वाइडर रोल है। पब्लिक फाइनेंस इसके अलावा किस किस के बारे में डिस्कशन करती है, या इनलाइटन, रोशनाई डालती है द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन लार्जर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। वन बाय वन पढ़ेंगे तो हमें बातें समझ में आ जाएंगी। जी बच्चे, सबसे पहली बात, फर्स्ट वन, इसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, दूसरी बात पब्लिक रेवेन्यू, थर्ड वन डेट। अगर हमारी फाइनेंसिंग, हमें फाइनेंसिंग की जरूरत है, डेफिसिट बजट हो गया तो पब्लिक डेट। और फिर हमने जो फाइनेंस रेज किया हुआ होगा उसकी भी तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है, जो फाइनेंस ट्रेजरर होता है, जिसका काम होता है फाइनेंस को रेज करने के लिए स्ट्रेटजीज बना। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजर, जब फाइनेंस इकट्ठा हो गया उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी आसान काम है। तो अब ये चार बातें हमने सीखनी है। पहली बात क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन पब्लिक रेवेन्यू, थर्ड वन, फोर्थ वन। तो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये बड़ी वाज़ेह बात है, ये हमें बताता है किसके बारे में बच्चे, स्पेंडिंग्स के बारे में। किसकी स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट बॉडीज की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने भी बोला, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस का काम क्या है, एनिमीज से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर। लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान के अंदर होने वाली अफरा तफरी से सिटीजन्स को, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से महफूज रखना, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी कर सके, उसको रेगुलेट करना, पॉलिसीज बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको लुक आफ्टर करना, ओवरसाइट करना कि क्या उसको प्रॉपर्ली अप्लाई किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, कहीं उसकी ब्रीच तो नहीं हो रही। तो ये काम, इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, एक्सपेंडिचर्स की जरूरत है, विच हेल्प टू इवेल्युएट द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। जो क्या, किसके बारे में हमें बताएंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में एक कंट्री की, मुल्क की। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की। अच्छा, सेकंड वन बच्चे क्या है, इनकम। मेन सोर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का क्या होता है बच्चे, टैक्स, और नॉन टैक्स भी इसके अलावा है। इसमें हम कुछ उसूल पढ़ेंगे, उसे कहते हैं कैनन्स। कैनन्स का क्या मतलब हुआ, उसूल, प्रिंसिपल, किसके के टैक्स अप्लाई करने के, लागू करने के कुछ उसूल हैं, उनके मुताबिक टैक्स इंपोज किया जा सके। फिर उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम रेट्स, के इनकम बढ़े टैक्स का रेट बढ़ जाए, इनकम चाहे बढ़े या कम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इस बात से कतई नजर टैक्स का रेट वही रहेगा। ये भी तो हो सकता है इनकम बढ़े टैक्स का रेट कम हो जाए, और इनकम कम हो टैक्स का रेट बढ़ जाए। ये तीन कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। एक को कहते हैं प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़ी टैक्स का रेट भी बढ़ गया। प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है इनकम बढ़े या कम हो टैक्स का रेट वही रहने वाला है, उसे फ्लैट भी कह देते हैं। एक होता है रिग्रेसिव, इनकम के कम होने से टैक्स का रेट बढ़ेगा, इनकम के बढ़ने से टैक्स का रेट कम हो जाएगा। ये थ्री डिफरेंट टाइप्स है, फर्दर वो भी पढ़ेंगे हम। हर एक के फायदे क्या है, हर एक के नुकसानात क्या है, वो भी हमें सीखने हैं। इससे भी बढ़ के ये हमें बताएगा
कि पब्लिक का रेवेन्यू कैसे चेंज हो सकता है, और अगर वो चेंज हो गया तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे उससे क्या इफेक्ट आएगा या परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट आएगा। तो अभी तक दो बातें हमने सीखी। फर्स्ट वन क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्यों हम एक्सपेंडिचर्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, मकासद क्या है। दूसरा नंबर पे पब्लिक इनकम, इनकम के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस के डिफरेंट टाइप्स क्या है, टैक्स इंपोज करने की या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। उसके बाद आ गया बच्चे पब्लिक डेट। पब्लिक डेट अराइज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इज रेवेन्यू। तो ये कौन सा बजट हो गया, डेफिसिट बजट। इट फोर्सेस गवर्नमेंट टू डिपेंड ऑन पब्लिक बोरोविंग्स। ये मजबूर करता है गवर्नमेंट को कि वो किस पर डिपेंड करे, बोरोविंग के ऊपर। ये सेक्शन पब्लिक फाइनेंस का एक्सप्लेन करता है जरूरत के बारे में, सोर्सेज के बारे में और इंपैक्ट के बारे में, किसके, पब्लिक डेट के। इससे भी बढ़ के ये सजेस्ट करता है कैसे एक्शंस लिए जाएं ताकि पब्लिक डेट को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके, कि बहुत ज्यादा डेट ना लिया जाए और जो डेट लिया जाए उसकी रीपेमेंट भी होती चली जाए। ये इसको मैनेज करना कहते हैं। और सबसे लास्ट पे आ गया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेक्शन डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में, कि कैसे इकोनॉमिक के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चार बातें, मुश्किल तो नहीं है। अभी आपने सिर्फ इसकी हेडिंग याद रखनी है। फर्स्ट वन क्या है बच्चे, शाबाश। दूसरा, थर्ड वन, और लास्ट पे ये बच्चे फ्लो क्लियर है जी आपको। अब हम कंपैरिजन करने वाले एक प्राइवेट पर्सन का एक गवर्नमेंट के बजट के साथ। तो हम कहते हैं कि पब्लिक का बजट और प्राइवेट या पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या फर्क है। तो पब्लिक फाइनेंस और ये हो गया प्राइवेट फाइनेंस। स्टार्ट करते हैं। पब्लिक का बजट स्टार्ट होता है एक्सपेंडिचर से और उसके मुताबिक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता। समझ आ गई पहली बात। गवर्नमेंट का बजट कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले किसको कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले किसको कैलकुलेट करना है, एक्सपेंडिचर। फिर उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू कलेक्ट करने, रेवेन्यू की कलेक्शन की पॉलिसी बनाना। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट के केस में क्या होगा, सबसे पहले इनकम देखी जाएगी और उसके मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स किए जाए। घर वाले ऐसे ही करते हैं ना, हमारे घर वाले, कि जितनी आमदनी हो उसी में से रहते हुए वो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। यही बात है ना, चादर देखकर पांव फैलाओ, तो यही बात है। तो बच्चे क्या है, पहले हमें एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंडिचर्स से किसकी तरफ मूव करना है, ये पब्लिक का काम है। लेकिन इनकम से एक्सपेंडिचर्स की तरफ मूव करना ये प्राइवेट का है। दोनों में फर्क समझ में आया। पब्लिक में एक्सपेंडिचर से इनकम और प्राइवेट में इनकम से एक्सपेंडिचर्स। अच्छा बच्चे, जो बजट होता है, क्या प्राइवेट के केस में बजट जरूरी होता है, बनाना होता है? नहीं, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, बनाना है बना लो, नहीं बनाना ना बनाओ। लेकिन गवर्नमेंट के केस में, पब्लिक के केस में बजट कंपल्सरी होता है। क्या है बजट? कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, जरूरी। मुश्किल बात तो नहीं है जी बच्चे। थर्ड वन, इसमें दो सोर्सेज होंगे बोरोविंग के, इंटरनल और प्राइवेट के केस में सिर्फ क्या होता है, एक्सटर्नल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक फाइनेंसिंग का तो ये मकसद है। लेकिन प्राइवेट का क्या होता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, सेविंग्स, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, सेविंग, या ज्यादा से ज्यादा नेट वेल्थ इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा नेट एसेट्स बढ़ सके। हमारी यही कोशिश होती है ना। तो ये तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी थोड़ी होता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि एक पर्सन ने, जैसे जुबैर साहब माशाल्लाह से लेट आए हैं 40 मिनट पे, जुबैर साहब अपना बजट बनाए और बजट बना के फिर उसको डॉन न्यूज में पब्लिश करते हैं फ्रंट पेज पे कि मेरा ये इस महीने का ये बजट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने बजट को क्या करेंगे, सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेसी।
लेकिन पब्लिक के लिए जरूरी होता है पब्लिसाइज करना, बाउंड है, उसके लिए कंपल्सरी है, उसके लिए ऑब्लिगेटरी है। क्या करे वो बजट को पब्लिसाइज करे। हर काम ओपन पॉलिसी होनी चाहिए, कोई सीक्रेसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर काम। जी बताइएगा, कंपैरिजन क्लियर? एक दफा रिकॉल करें, पब्लिक का बजट पहले एक्सपेंडिचर, फिर प्राइवेट के केस में इनकम से एक्सपेंडिचर। शाबाश। अच्छा, बजट बनाना जरूरी है पब्लिक के लिए, लेकिन प्राइवेट के लिए अच्छा सीक्रेसी। क्या पब्लिक के लिए बजट को डिस्क्लोज करना जरूरी है? लेकिन प्राइवेट के लिए प्राइवेट तो करता ही नहीं है, कभी भी अपना बजट नहीं बताता। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक के लिए। लेकिन प्राइवेट का बजट तो उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, उसकी सेविंग मैक्सिमाइज, उसकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो सके। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? अब बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसकी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है। तो फिस्कल पॉलिसी किसका पार्ट हुआ? ये हमें एक आर्ट सिखाता है, एक फन सिखाता है कि कैसे हम पब्लिक फाइनेंस रेज कर सकें, ताकि हम अपने सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के जो हमने गोल डिफाइन किए हुए हैं उनको अचीव कर सकें। उसका आर्ट, उसका फन सिखाता है हमें। इसका ताल्लुक भी फिस्कल पॉलिसी का किससे है? रेवेन्यू की कलेक्शन से और एक्सपेंडिचर से। और किसके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? गवर्नमेंट का, स्टेट का। ज्यादा अगर हम इसको प्रिसाइजली बोले तो मोर प्रिसाइजली वी कैन से इट कंप्राइजेज ऑफ डेलिब्रेट गवर्नमेंट एक्शन टू मैनिपुलेट द flow of resources and expenditure to achieve certain socio-economic level and to some extent political objectives। कहते हैं अगर हम कहें तो गवर्नमेंट के वो एक्शंस, जो गवर्नमेंट एक्शंस ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करती है ताकि रेवेन्यू को कलेक्ट करे और उसके मुताबिक अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस आउट कर सके, उसको खर्च कर सके। ठीक होगा जी बच्चे? ताकि इकोनॉमिक और सोशल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट पूरी कर सके। सोशल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जिसको तालीम की जरूरत है, तालीम उसको मुहैया की जाए। जिसके पास तालीम खरीदने के लिए, अब तालीम तो ऐसे ही है ना, जिसके पास पैसे हैं वो तो तालीम ले रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको तालीम फ्री में फराहम करना किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की। और स्टेट को गवर्न करने वाली कहलाती है गवर्नमेंट। हम सब स्टेट के बच्चे हैं, सिटीजन्स हैं, तो कुछ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम में से किसी को बीमारी ने आन पकड़ा, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? क्या उसका इलाज मुआवजा ना करवाए। जिसके पास पैसे हैं वो खुद से किसी हॉस्पिटल में करवाना चाहता है, प्राइवेटली करवा सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो स्टेट के हॉस्पिटल के पास जाए, स्टेट उसका फ्री में इलाज मुआवजा करे। स्टेट कभी भी इंकार नहीं करी। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इंकार किया जा सकता है, हमने नहीं आपका इलाज करना, आपको रेफर किया जा सकता है, आप उस हॉस्पिटल में चले जाएं, आपके पास हमें देने के लिए फीस नहीं है। लेकिन स्टेट के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वो इंकार नहीं करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती है। उसके लिए उसको पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? टैक्स से या अदर सोर्स ऑफ, अदर देन टैक्स रेवेन्यू सोर्स होगा, अदर सोर्सेज होंगे। बात समझा पाए हो यहां तक बच्चे? तो बच्चे अब डेफिनेशन देखिएगा इसकी। फिस्कल पॉलिसी मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, खास तौर पे टैक्सेस को मैनिपुलेट करना और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। डेफिनेशन है बच्चे,
इस डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ सकते हो। अगला पैराग्राफ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बच्चे टूल्स हम स्टार्ट करने लगे बच्चे वन बाय वन। चेंजेस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। सबसे पहले फर्स्ट वन क्या है? चेंजेस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू की इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करना होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। रेवेन्यू के कितने सोर्सेज है? दो। पहला टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। हमने यही पढ़ा ना, फिस्कल पॉलिसी के दो हिस्से, एक है टैक्स और दूसरा एक्सपेंड। हाँ, रेवेन्यू में बोले पहला रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के दो सोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू और अदर देन टैक्स रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। अब यही बातें डिस्कस होने लगी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू की इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। गवर्नमेंट ने पैसे रिसीव करने होते हैं, इकट्ठे करने होते हैं, और ये गवर्नमेंट कैसे, किसने, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। स्टेट को गवर्न करने वाली गवर्नमेंट कहलाती है। स्टेट ने कलेक्ट करने, अब कौन करेगी कलेक्ट? गवर्नमेंट, और वो उसी स्टेट पे खर्च करेगी। स्टेट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी जायदादें बनाने के लिए नहीं, स्टेट पे, स्टेट के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उन पे खर्च करने हैं पैसे। ये है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी रेवेन्यू दो सोर्सेज से। उसका पहला सोर्स क्या है और दूसरा? फर्स्ट वन बचे टैक्स रेवेन्यू। टैक्स आपको पता है मेन सोर्स है गवर्नमेंट का, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया और गेन टैक्स। इसके बाद बचे नॉन टैक्स रेवेन्यू। इनकम रिसीव करती है स्टेट के कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लॉ की वायलेशन करें तो हमें फाइन इंपोज कर दिया जाएगा, पे करना होगा, एक फीस बन गई। हम ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, उसकी एक फी हमें पे करनी पड़ेगी। हम पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं, उसकी एक फी पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? सोर्सेज अदर देन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज है कुछ। बच्चे कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी? ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा एग्जांपल्स इसमें से मिल जाएंगी, फीसिस की, रॉयल्टीज की। ठीक हो गया जी बच्चे? इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हमने सीखा? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट के क्या है बच्चे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर्स बच्चे मेनली कितनी तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं? फर्स्ट वन, सेकंड वन। अच्छा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई, जैसे कि रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, रेलवे लाइन, यूटिलिटी सर्विसेज और इरिगेशन, पानी का निजाम, ये सारे क्या है? डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरे आगे नॉन डेवलपमेंट, जैसे डिफेंस, क्या ये डेवलपमेंट है या नॉन डेवलपमेंट? नॉन डेवलपमेंट। इसके अलावा सोशल सर्विसेज, जैसे मैंने हेल्थ का इशू आपके साथ डिस्कस किया, एजुकेशन का इशू आपके साथ डिस्कस किया, ये क्या है? नॉन डेवलपमेंट। लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या है? नॉन डेवलपमेंट। यहां तक बच्चे बात क्लियर है जी? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? अच्छा बच्चे, मैंने आपके साथ फ्लो बनाया था, वही डायग्राम ये अब कंप्लीट हो गई। फिस्कल पॉलिसी, बजट। बजट के कितने टुकड़े किए? दो। फर्स्ट वन, सेकंड वन, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के कितने सोर्सेज हुए? फर्स्ट वन, सेकंड वन। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। और टैक्स में हमने आगे फर्दर पढ़ना है। टैक्स दो तरह का है, डायरेक्ट और सबसे लास्ट वन टॉपिक होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इसका, टैक्स का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर्स कितनी तरह से कैटेगराइज होंगे? फर्स्ट वन, सेकंड वन। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे, ये आपके सामने है डायग्राम, इसको देख लीजिएगा। टैक्स रेवेन्यू में बच्चे सबसे पहला इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स। नॉन टैक्स में फाइन, ट्रेडिंग प्रॉफिट, रेंटल इनकम, फीसिस वगैरह ली जाती है, इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, और इसी जीपी हो गया ना, जनरल पोस्ट ऑफिस, कार्गो सर्विसेज वगैरह होती। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में बच्चे ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज, डैम्स और रोड्स एंड
नेटवर्क, डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट सर्विसिंग। ये किसमें फॉल कर गया? नॉन डेवलपमेंट। सोशल बच्चे यहां पे आना चाहिए, ये यहां पे गलती से चला गया जी। ठीक हो गया जी। कार्गो सर्विसेज होता है बच्चे, हम सामान अपना एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, तो हाँ डाक के जरिए से भी होगा, जीपीओ के जरिए से भी हो गया, बाय पोस्ट ऑफिस भी भिजवाया जा सकता है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, उसे बच्चे हम कहते हैं कार्गो सर्विसेज। जैसे टीसीएस इसकी एग्जांपल है, लेपर्ड हो गया, इसके अलावा भी और फैसिलिटीज अवेलेबल है। कोई सवाल है बच्चे यहां तक? फिस्कल पॉलिसी बच्चे दो तरह की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी और सेकंड वन कॉन्ट्रैक्शनरी। बिल्कुल ठीक समझा आप लोगों ने, जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी डिस्कशन की हुई है। फर्स्ट वन एक्सपेंशनरी और सेकंड वन बच्चे कॉन्ट्रैक्शनरी। जो एक्सपेंशनरी होगी बच्चे वो एंटी डिफ्लेशनरी होगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी वो एंटी इन्फ्लेशनरी होगी, उसमें इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। फर्क समझ में आया? डायग्राम बनाते हैं बच्चे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल इनकम या आउटपुट। ऐसा ही है ना बच्चे? नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड का, पॉजिटिव स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का। जहां पे दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल हो गया। आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का। बच्चे इन केस इफ देयर इज अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम एडी टू AD1, अगर एग्रीगेट डिमांड कब AD से AD1 पे शिफ्ट कर जाए तो आप मुझे बताइएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बढ़ेगा, आउटपुट Y1 हो गया और प्राइस लेवल P1। आउटपुट का बढ़ना बेसिकली इनकम का बढ़ना है। क्लियर हो गया? जिसमें इनकम लेवल बढ़ रहा हो, आउटपुट प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा हो, वो कौन सी पॉलिसी होगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, अगर इनकम बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? रेवेन्यू पब्लिक का भी बढ़ेगा, स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो कौन सी पॉलिसी हुई? एक्सपेंशनरी। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा? प्राइस लेवल बढ़ेगा या कम होगा? तो ये क्या हो गया? एंटी डी एक्सीलेंट, एंटी डिफ्लेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? गवर्नमेंट को टैक्स कैसे डिमांड कम हो गई? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन का होना जरूरी है। ठीक हो गया जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इतनी बात पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे एक्सपेंशनरी का दूसरा नाम क्या है? भूलेंगे तो नहीं? हाँ, अच्छे तरीके से याद किया होगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की सूरत में बच्चे एग्रीगेट डिमांड कब राइज करता है या फॉल? आउटपुट लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, और साथ ही साथ प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से इसे कहते हैं, ये क्या है? एंटी डिफ्लेशनरी। ठीक है? इसमें रेट
ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज कर जाता है, और अगर इंक्रीज कर जाए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो क्या हुआ बच्चे? इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन बच्चे जब देखे प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ेगा, आउटपुट लेवल भी बढ़ेगा। हमने ये कहा था कि इन्फ्लेशन अप टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए रेट, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन क्या है? जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जापान डेवलप्ड है या नहीं? अच्छा, डेवलप्ड है, तो क्या उस कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है? शंघाई कहते हैं दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक शहर है। चाइना क्या डेवलप नहीं है? तो इन्फ्लेशन तो होगी। हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गई है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा ही महंगाई नहीं है। हाँ, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नुकसानदेह होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे हमने कहा था सप्लाई साइड, हमने डिस्कस किया था ना, इन दोनों में से कौन सी खराब इन्फ्लेशन है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है जी, हाँ चले जाग के बैठिएगा, नहीं तो मेरे पास पानी है, मैंने फेंक देना है आप लोगों को। नींद मैंने खराब कर देनी आपकी। है साहब, समझ आ रही है ना? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इसकी दो बातें, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी या फॉल? राइज। अहमद साहब नहीं समझ आई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट अगर अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ाए, देखें आप याद करें, हमने पढ़ी थी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएन। अच्छा, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा या फॉल? समझ आ गई बच्चे बात? तो मुश्किल बात तो नहीं है, अपने आप को एक्टिव रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडी दे दे या सब्सिडीज प्रोवाइड करे, बताइएगा सब्सिडीज देने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या कम हो? गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर्स करने शुरू कर दे, एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर जाएगी। अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कब? एमईसी में पढ़ा था ना, एमईसी में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो एमईसी का कब क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर। उसका भी तो एग्रीगेट डिमांड जैसा ही बिहेवियर होता है, नेगेटिव स्लोप। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। बच्चे हमने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, हम ये कह रहे हैं कि इनकम के बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, टैक्स के रेट्स को कम करेगी, टैक्स सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, लेकिन जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी आमदनी लाख रुपया, गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्स का रेट 10% इंपोज करेंगे। गौर से सुनिएगा, इकोनॉमी में सिर्फ आप ही, आपकी आमदनी 1 लाख रुपए, टैक्स का रेट 10%, गवर्नमेंट की कितनी आमदनी? 10,000। सीधी सी बात है ना। अच्छा, अगर आपकी आमदनी 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया हो जाए, लेकिन टैक्स का रेट 5%, टैक्स का रेट बढ़ा या कम हुआ? लेकिन आपकी इनकम लेवल बढ़ गया। अब आमदनी बताइए गवर्नमेंट की कितनी होगी? 4 लाख पे लगा लें, 4 लाख पे रेट लगा लें 5%, कितना बनता है? 20,000। तो अब बताएं, टैक्स की अमाउंट बढ़ी, तो ये जरूरी तो नहीं है कि टैक्स की अमाउंट अगर बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ा हुआ हो। इनकम लेवल के बढ़ने की वजह से टैक्स बढ़ रहा है ना एक्चुअली। तो गवर्नमेंट इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस सेंटीमेंट्स को क्या करता है? ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बिजनेस पे कॉन्फिडेंस बढ़े और वो लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें और उनकी इनकम लेवल बढ़े और टैक्स की अमाउंट भी बढ़ जाएगी।
क्लियर हो गया जी बच्चे? चले जी। कम हो रहा है और दूसरी साइड पे टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है। ठीक हो गया ना? तो हमने बोला था कि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज कर जाए। लेकिन अगर हम देखें तो एक्चुअली पॉलिसी क्या लगाई? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दे, एक ऐसे इलाके के अंदर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा अगले 5 साल के लिए वहां पे हम टैक्स इंपोज नहीं करेंगे, उन पे टैक्स फ्री जोन बना दे। तो लोगों की कोशिश क्या होगी? वहां पे ज्यादा से ज्यादा इस फैसिलिटी का फायदा उठाया जाए या ना उठाया जाए। अब उसका फायदा क्या होने वाला है? वहां पे आके जब वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने की वजह से डायरेक्ट टैक्स तो नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो होगा ना। एक और गवर्नमेंट को फायदा क्या है? वहां पे हो सकता है बेरोजगारी हो, वहां पे गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रिगर कर दिया। प्राइवेट इन्वेस्टर आया, उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट की और गवर्नमेंट का काम भी कर दिया, वहां के लोगों को रोजगार मिल गया। गवर्नमेंट ने रेवेन्यू टैक्स की सूरत में कलेक्ट करके भी तो उन्हें फैसिलिटेट करना था। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली क्या कर दिया? उनके रोजगार का सबब बनवा दिया। ये काम किया जाता है ना। अब टैक्स फ्री जोन बना, गवर्नमेंट को फायदा हो गया। उसकी वजह से सोशल इवल्स कम हो जाएंगे। हमने पढ़ा था खाली दिमाग शैतान का, याद है ना आपको? हाँ मुशर्रफ साहब, हाँ अच्छी बात, पढ़ाई करनी है अच्छी। बच्चे ये पैराग्राफ आप खुद से पढ़ सकते हैं। नहीं है, छोड़ दें, बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, सिंपल सी बात। अच्छा बच्चे, सेकंड वन क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी के डायग्राम बना लेते हैं बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल आउटपुट। नेगेटिवली स्लोप बच्चे एग्रीगेट डिमांड कर्व। बच्चे पॉजिटिव स्लोप, एक्सीलेंट, माशाल्लाह याद हो गया आप लोगों को। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इक्विलिब्रियम। बच्चे आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इन केस बच्चे अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉल कर जाए, बताइएगा मुझे, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कर जाए? एडी से एडी 1 पे, तो आउटपुट लेवल बढ़ेगा या कम होगा? और प्राइस लेवल भी, बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे, प्राइस लेवल भी कम हुआ, आउटपुट लेवल भी कम। अब आप मुझे बताएं, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुआ या इंक्रीज हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? कि आउटपुट लेवल अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट बढ़ रहा है, अगर आउटपुट लेवल कम हो रहा है तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो अब अगर स्लो होगा तो पब्लिक स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा या कम होगा? तो कौन सी पॉलिसी हुई? कॉन्ट्रैक्शनरी। लेकिन इसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लेशनरी। जी बच्चे, ये बात क्लियर है यहां तक? अच्छा बच्चे, इसके केस में क्या होता है? इंक्रीज करती है गवर्नमेंट टैक्सेस, रिड्यूस कर देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अच्छा ये याद रखिएगा, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, वेज फ्रीज। रिड्यूस टैक्स सब्सिडीज।
वेज फ्रीज का मतलब यह है कि वेजेस को गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही, वेज को फ्रीज कर दिया एक जगह। तो वेज बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड का राइज करता है, और अगर वेज ना बढ़े तो रियल परचेजिंग पावर कम हो जाती है। रिड्यूस टैक्स सब्सिडी का मतलब है सब्सिडीज देना बंद कर दी। जैसे सस्ता रमजान पैकेज आटा, वो आटे की कीमत 10 किलोग्राम के अगर लेट्स सपोज 1000 रुपीज है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्राइस 600 पे प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट ने वो 600 पे देना बंद कर दिया, अब 1000 रुपए में ही मिलेगा। इनडायरेक्टली क्या हुआ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो गया, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर। तो पेपर में एमसीक्यूज में आई हुई है ये बात, तो मैंने तभी ये लिख दिया कि ये ना हो आपको पेपर में कंफ्यूजन हो, तो आप ये नोट कर लेना। इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोगों की रियल परचेसिंग पावर, खरीदने की ताकत क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का फॉल करता है ना, उसकी वजह से रीजन है ये सबसे बड़ी। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है, आखिरी बात लिमिटेशंस इसकी मैं कल पढ़ाऊंगा, मजबूर कर रहे हैं तो मैं आज पढ़ा दूंगा। बच्चे इन्फ्लेशन के लेवल को हमें क्या रखना है, लो। एम्प्लॉयमेंट को हाई करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ, वही रिपीट हो रही है बातें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, इक्विलिब्रियम। और हम बैलेंस्ड बजट, बैलेंस बजट का मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक हो गया। कोई बातें रिपीट हो रही है, कोई नया पॉइंट नहीं, लिमिटेशंस नहीं बातें, इंशाल्लाह इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।